नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह में आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब समाज और धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में जाना। हमने देखा कि किस तरीके से देयर वर टू मेजर एलिमेंट्स टू दीज मूवमेंट्स, और इनमें से एक, एक्चुअली 3 मेजर एलिमेंट। एक था जो बहुत ट्रेडिशनलिस्ट, परंपरावादी, पुनरुत्थानवादी एलिमेंट्स थे, जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन्स की ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए मैसेज दिया, एफर्ट्स किए। इनमें वहाबी व फराजी आंदोलन इन मुस्लिम रिफॉर्म एंड हिंदू रिफॉर्म में शुद्धि मूवमेंट जो आर्य समाज की स्थापना के बाद शुरू हुआ था, उस पे वो दोनों ही ऐसे मूवमेंट थे जो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। उनसे द रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ आर रिफॉर्म मूवमेंट वर सिग्निफाइड बाय दीज टू movements on each side. Similarly, there were elements that had a blend of European modern ideas and the Vedic philosophy, and these were the movements that did not go to as extreme. और इससे हमने एक और चीज़ ये देखी कि इन एलिमेंट्स के कारण धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म का एक थ्रेड वहाँ से जनरेट हो गया। और ये दोनों तरफ से हुआ, मतलब हिंदू साइड से भी हुआ, मुस्लिम साइड से भी हुआ। दोनों ने ही इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले करा, जिससे ये कम्युनलिज्म का थ्रेड जनरेट हुआ। और अब आप आगे चल के देखेंगे नेशनल मूवमेंट में ये थ्रेड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और सबकी बहुत सारे लीडर्स की गलतियां होंगी, बहुत सारे जगहों पर छोटी छोटी गलतियां होने के कारण ये थ्रेड स्ट्रांग होते होते अल्टीमेटली भारत के विभाजन में इट विल लीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और पार्टीशन, जैसे मैंने बहुत बार कहा है इस सीरीज़ में, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी थी जो हमें हमारे देश को झेलनी पड़ी, और हमसे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश का काट दिया गया दोनों तरफ से। और उनको इंडिपेंडेंट नेशंस, वो बाद में दो अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। इनिशियली इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। टुडे इन दिस सीरीज नाउ, सो मैं एक बार आपको फिर से एक लार्जर फ्रेमवर्क से इसको कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूं। हमने देखा कि कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म का सबसे पहले एक प्रोटो नेशनलिस्टिक फेज आया। प्रोटो नेशनलिस्टिक मतलब आद्य राष्ट्रवाद। आद्य राष्ट्रवाद में हमने देखा कि कैसे किसान और जनजातीय आंदोलन, फार्मर एंड ट्राइबल मूवमेंट अक्रॉस डिफरेंट एग्जाम्पल्स अक्रॉस द कंट्री हमने देखे। उसके बाद वी डिस्कस्ड इन डिटेल द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस दैट हैपेंड इन 1857, और हमने जैसे समझा था कि इसको बहुत समय तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं कहा गया था, और अभी बहुत ही लाइक अराउंड 2007 ये फाइनली एकदम एस्टैब्लिश हुआ। इसकी जयंती भी मनाई गई थी। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू द मॉडर्न फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच इन्वॉल्व, उसका एक पार्ट था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट फेज की। अब इस एपिसोड में पहले मैं जब बिफोर आई इवन टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फेज, आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि कांग्रेस पार्टी का नाम सुन के लोगों के मन में आज कुछ बहुत अलग इमेज उभर कर आती है। और मैं सारे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का स्वरूप बदला है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज दैट हैज हैपेंड सिंस कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885, और आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस की तुलना करना मेरे हिसाब से एक गड़बड़ी है। आप उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसके लीडर्स को भी डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसके एजेंडा को भी डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कंपैरिजन जो आजकल का मीडिया या हम लोगों को भड़काने वाले भाषण देने वाले जो नेता है, वो हमको पुराने पुराने कंपैरिजन करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो उस समय की कांग्रेस पार्टी थी। और ये
लगभग गलत सी बात है। सिर्फ नाम होने से कोई चीज़ बदल नहीं जाती। दिस इज एग्जैक्टली लाइक कि आप किसी स्कूल का नाम वही रखें और उसके सारे टीचर्स बदल दें, उसके सारे जो लेक्चरर्स हैं उनको बदल दें और बोलें कि ये स्कूल अभी भी वही स्कूल है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन हो जाएगी। और इसलिए मुझे ये बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ मैं ये कि आप जब भी हम अभी जैसे आज का मॉडरेट फेज, बाद में जो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट फेज और उसके बाद जो गांधीवादी फेज आएगा कांग्रेस का, उन तीनों में ही हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि द कांग्रेस पार्टी वी आर टॉकिंग अबाउट इन दीज डिस्कशंस इज मोर कंसर्न्ड विथ फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, और उसकी अपनी खुद की कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके खुद के कुछ वीकनेसेस है, वो सब अपनी जगह है। पर दिस कांग्रेस and the Congress we see as a political party today are थोड़ा अलग। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझ के इस आज के एपिसोड को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि एक बहुत इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोगों को लगता है कि ये एकदम सत्य फैक्ट है कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह किया गया था। और ऐसा कहते हैं कि इसमें ब्रिटिश की ही साजिश थी कि उन्होंने बैठ के कांग्रेस को क्रिएट कर दिया, और इसलिए क्रिएट करा है ताकि वो चाहते थे कि जरा सा भी 1857 वाली घटना फिर से ना हो। इसलिए सेफ्टी वॉल्व मतलब जहां पे भी थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो कांग्रेस के माध्यम से उसको रिलीज कर दो। तो ये एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप वाली जो एक चीज है वो बताई जाती है। और इसका रीजन ये है कि एक्चुअली जो एओ ह्यूम थे वो एक अवकाश प्राप्त, ही वॉज एन ऑफिसर ऑन लीव, और उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इस संस्था की स्थापना लॉर्ड डफरिन, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उनके सलाह पर करी थी। बाद में इनके जो फ्रेंड थे एओ ह्यूम के, विलियम वेडरबर्न, इन्होंने एक बाद में बायोग्राफी लिखी एओ ह्यूम की। अब देखिए, एओ ह्यूम थे ब्रिटिश, है ना, और ब्रिटिश लोगों को तो ये बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरे भाई, किसी एक ब्रिटिश आदमी ने ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना रख दी जो बाद में जाकर डायरेक्टली ही राज को या ब्रिटिश राज को चैलेंज करेगा। तो वहां पर उनकी कंट्री में उनके अगेंस्ट काफी गुस्सा था। तो वेडरबर्न ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बताने की कोशिश की है कि कैसे चुपके चुपके एओ ह्यूम तो ब्रिटिश के लिए ही काम कर रहे थे। आई मीन, दिस इज टू एंश्योर कि एओ ह्यूम की जो ब्रिटेन में लाइफ है वो इतनी बुरी ना हो, है ना। तो इस बायोग्राफी को पढ़ के भी जैसे बोलते हैं कि उन्होंने उसमें कुछ साधुओं के बारे में बताया है जो अंडर कवर थे, उन्होंने बहुत सारी म्यूटिनीज की रिपोर्ट्स वगैरह ला कर दी, और वहाँ से फिर ये आइडिया आया कि हम एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें। तो ये एक ऐसा मानना है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि हाउ डिड दिस होल थ्योरी कम इनटू पिक्चर, ये कहां से आया ये बात। अब क्या यह बात सच है? नहीं, ये सच नहीं है। और इसका रीजन ये है कि 1960 में जब लॉर्ड डफरिन की फैमिली ने, या जब लॉर्ड डफरिन के जो लेटर्स थे उनको जब पब्लिक के सामने रिलीज किया गया, तो ऐसा उनमें कोई उल्लेख नहीं था, है ना। इनफैक्ट उसमें क्लियरली हमको पता चलता है उन लेटर्स को पढ़ के कि डफरिन एक्चुअली एओ ह्यूम का आइडिया बहुत सीरियसली भी नहीं ले रहे थे, है ना। वो इस पे इतने इंटेंट नहीं दिख रहे थे। दूसरी बात, ये जो साधु वाले दस्तावेज हैं ये न तो इंडिया की लाइब्रेरीज में मिले हैं न ब्रिटेन की किसी लाइब्रेरी में मिले हैं। तो ये कंप्लीटली, ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट अभी तक तो नहीं करते हैं। और इस कारण से ये जो विलियम वेडरबर्न ने जो अपनी किताब में जो बात कही है वो थोड़ी सी हमको गलत लगती है। और तीसरा जो था वो ये था कि इंस्टेड ऑफ ब्रिटेन यूजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ कॉन्स्पिरेसी, एक्चुअली हो गया उल्टा। अगर मतलब मान लीजिए ये कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश भी थी तो एक्चुअली काम तो उल्टा हो गया, क्योंकि इससे हम आगे देखेंगे कि जो चीज बहुत एलीट थी, है ना, जो क्लास रिप्रेजेंटेशन जो बहुत एलीट था, वो अब क्लास रिप्रेजेंटेशन जन सामान्य की तरफ जाने लग गया। और वो उसमें बहुत बड़ा योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा, जहां पर
उन्होंने दे मेड दिस ओनली, पहले तो अभिजात्य वर्ग और ओनली एलीट लोग ही होते थे जैसा हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, पर धीरे धीरे जन सामान्य भी इससे जुड़ने लग गया। एट द सेम टाइम नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिनोनिमसली देखना, मतलब एक दूसरे का पूरक मान के चलना भी गलत है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। देयर वर मेनी 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 अदर स्ट्रीम्स दैट वर प्रेवलेंट, एंड इस कारण से हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स आइडेंटिटी एंड रोल टू प्ले इन द लार्जर नेशनल मूवमेंट दैट ऑल्सो हैड अदर एलिमेंट्स इन इट। ये हमको अच्छे से समझना चाहिए। और अब इसमें जो एक चीज देखी जानी चाहिए कि एज 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें यू हैव टू सी कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सवेरे उठ के किसी ने फट से कांग्रेस बना दी, ऐसा नहीं था। देयर वर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल 1867 में टैक्स पर मिडिल क्लास का ऑपोजिशन जाहिर किया गया था। फिर 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन्होंने सिविल सेवा में लाइक इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सेवा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के मुद्दे पर जनमत संगठित किया था। इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करी थी। फिर वाइसरॉय लिटन द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और उस समय भारतीय सिविल सेवा की उम्र को कम करके 21 साल से 19 साल घटा दिया था, और उस कारण उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास का रिएक्शन देखा गया। एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो 1881 में फिर रिपील भी कर दिया गया था। तो हम देखते हैं कि इस तरीके के मूवमेंट, इस तरीके की कुछ सोसाइटीज लाइक 1852 में मद्रास नेटिव सोसाइटी, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1883 में मद्रास महाजन सभा, 1884 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे थोड़े थोड़े रिस्पॉन्स, रिएक्शन ऑलरेडी हो रहे थे व्हेन एट द टाइम कांग्रेस वाज form. So basically we have to see the formation of Congress as a culmination, as coming together of generally the regional reactions, response to British colonization and the policies that were being made by British. इसमें एक और जो चीज हमको समझनी चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि what was the सोशल बेस ऑफ कांग्रेस ऑफ दिस टाइम। इस समय की कांग्रेस का सामाजिक आधार क्या था। और इसमें जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन कांग्रेस एट दैट टाइम वर फ्रॉम जमींदारी वर्ग, या तो वकील थे या व्यापारी थे या पत्रकार थे, चिकित्सक थे, धर्म गुरुज, ये लोग सारे मेजरली वर द पार्ट ऑफ कांग्रेस ऑफ दिस टाइम। जन सामान्य लाइक जो कॉमन मैन था उसका कांग्रेस में उस समय रिप्रेजेंटेशन नहीं था। दूसरी बात, 90% ऑफ द मेंबर्स वर हिंदूज एंड ओनली 6.5% ऑफ मुस्लिम्स वर अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। एंड उन हिंदुओं में भी 40% सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण थे। तो आप देखेंगे कि इसमें सवर्ण प्रधानता भी बहुत ज्यादा थी अभी तक। फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अभी भी कांग्रेस जो इनिशियली मॉडरेट फेज में है, उसका बेस जो है वो बहुत ज्यादा एलीट या अभिजात्य वर्ग के लोगों का ही है। अब किस तरीके से इफेक्ट करा इन सब चीजों ने, तो पहली बात तो हमको ये देखना चाहिए कि दिस वाज मोर लाइक एट दैट टाइम फॉर पीपल हु वर अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, दिस वाज मोर ऑफ एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, राइट। कि ये लोग सब अपने अपने बिजनेस चला रहे थे और उसमें काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ये लोग बहुत सारे, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे। तो ऐसे ही मतलब फिरोज शाह मेहता के बारे में दादा भाई नौरोजी के पास कंप्लेंट गई थी कि अरे ये तो अभी काम में इतना बिजी हो गए हैं कि इनको पॉलिटिकल चीज़ों के लिए तो समय ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, इनका रहन सहन पूरी तरीके से एलीट था, और ये वही क्लास
है जो ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करी थी. वन ऑफ द की reasons to bring English education in India was to create a class, a social class like this. और इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एमजी रानडे का. कहते हैं जब वो एक बार शिमला गए थे तो जस्टिस एमजी रानडे ये अपने साथ एक करीब 20-25 नौकरों का एक पूरा क्या बोलते हैं ऑन्टुराज लेके गए थे साथ में. सिमिलरली जब फिरोज शाह मेहता ट्रेन में जाते थे तो उनके लिए एक अलग से सलून लगता था ट्रेन में. And that shows like the representation was highly elite. तीसरी बात यह है कि ये लोग ये खुद भी मानते थे कि एक्चुअली स्वराज सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए, जो मतलब हाईली एजुकेटेड लोग हैं उन्हीं के लिए है. और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जनता की भागीदारी भी इसमें बहुत ज्यादा अहम है. जनता के लिए काम करा इन्होंने, मुद्दे वैसे जरूर उठाए, परंतु इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जनता भी इसमें भागीदार होनी चाहिए. चौथा ये कि जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस में जमींदारों का वर्चस्व बना रहा. और आप देखेंगे इंडिया में जो जमीन और वकील ये दोनों ना बहुत आपस में जुड़े हुए रहते हैं. इंडियन सोसाइटी में आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि जो वकालत कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी जमीन भी है. एंड दिस इज लाइक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जनरल ट्रेंड है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत पुराना ट्रेंड है. तो क्या होता था कि अब वकील कौन होते थे? वकील या तो वो जमींदार के ही रिश्तेदार हो रहे होते थे या जमींदार उनके क्लाइंट होते थे. तो ये बहुत ही जैसे बोलते हैं ना एक पावरफुल अलायंस था ऑन द टॉप. एंड उस कारण से क्या होता था कि ये उन बातों पे ज्यादा विवाद ही नहीं उठाते थे जिन बातों से डायरेक्टली जमींदार अफेक्टेड होते थे, है ना. तो जैसे इसलिए मतलब जो भी जमींदारी कानून के लिए जो ऑपोजिशन होता था वो बहुत ही मेजर्ड तरीके से होता था. दूसरा अनदर पॉइंट इज महाजनों का बहुत बड़ा प्रभाव था. और ये हम देखेंगे कि जो 1899 का पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था उसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस ने उसका जम के विरोध इसलिए किया क्योंकि उससे महाजनों पर इंपैक्ट पड़ रहा था. एंड एक बात, अब जैसे मैंने कहा जो 90% हिंदू और सिर्फ 6.5% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस, उसका एक जो हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जब 1893 में गौ रक्षा के मामले पे दंगे हुए थे तो कांग्रेस लगभग चुप रही क्योंकि उसका हिंदुओं की तरफ झुकाव ज्यादा था. और यहां से आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स को इस कारण से एलियनेट कर दिया. यहां से ही वो एक सेपरेट थ्रेड और अब स्ट्रांग होने लगेगा विच विल गिव राइज टू द कम्युनलिज्म वाला पार्ट, कि अब ये धर्म के बेसिस पे ये डिवीजन होने लगेगा. बिकॉज कांग्रेस उस समय ऐसा फील हुआ लोगों को कि ये तो सिर्फ एक सवर्ण हिंदुओं की पार्टी बन रही है अभी. तो क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने उस समय बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करा? ऑल्दो उनका सोशल बेस इतना स्ट्रांग नहीं था, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एलीट था. सो डिड दे नॉट वर्क एट ऑल? ऐसा भी नहीं कह सकते. सी, हमें जब भी देखिए इतिहास आप जब भी पढ़ेंगे तो आप इतिहास पढ़ के दो चीजें कर सकते हैं. या तो इतिहास पढ़ के आप बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाएं, या तो इतिहास पढ़ के आप एक तरीके से अपने आप को एक अंधकार की कोठरी में डाल ले. और अंधकार की कोठरी इतिहास पढ़ने में ये होती है कि आप एक ही साइड के एंगल को देखें और बाकी सब भूल जाएं, है ना. तो उसको एक्चुअली भक्ति ज्यादा कहा जाता है ना. आप भक्ति नहीं करना चाहते, यू वांट टू लुक एट हिस्ट्री फ्रॉम ऑल द पॉसिबल एंगल्स. तो हम वापस से ये समझते हैं कि भले ही कांग्रेस का बेस एलीट था, सवर्ण हिंदुओं का था, फिर भी बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कांग्रेस ने आवाज उठाना शुरू करी. फॉर एग्जाम्पल लैंड रेवेन्यू के रेट में टू स्लैश लैंड रेवेन्यू रेट, कांग्रेस क्लियरली आस्क्ड कि इंस्टेड ऑफ रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी रेवेन्यू स्कीम वी शुड ब्रिंग परमानेंट सेटलमेंट. क्योंकि अब आप यहां पर भी यही देखेंगे ना कि ये जमींदारों के लिए परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा ज्यादा फायदेमंद था. तो बट एक और जो चीज देखते हैं कि थोड़ा किसानों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद था क्योंकि लैंड रेवेन्यू कम हुआ था परमानेंट सेटलमेंट में.
उसी तरीके से जनजातियों के उत्पीड़न पे, जो ट्राइबल मामलों में हमने सुना था, जैसे ब्रिटिश ट्राइबल्स के साथ भी उनकी भी जमीनों को अपने हक में करने लग गए थे, तो उसके उत्पीड़न पे भी उन्होंने निंदा करी। तीसरा, आसाम के चाय बागानों में जो श्रमिकों का शोषण होता था उसको भी रोके जाने की मांग करी, पर इसमें हमको एक कैवियाट ये देखने को मिलता है कि ये वाले जो आसाम के चाय बागान वगैरह थे, यहाँ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। तो हम ये जरूर देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि सिलेक्टिव बातों पर आवाज उठाई, कहीं कहीं आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आसाम के चाय बागान में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था तो उनके लिए उठाई। पर अगर आप देखेंगे जो माइनिंग उद्योग थे, जो खान उद्योग थे, वहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेशन और इंडियन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, तो वहां के शोषण के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। फाइनली, आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब ये जो एलीट क्लास उठ के आ रहा है, ये ही आपका जो एक मतलब मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन है ये, और इन्होंने वो सारी मांगे की जो एक मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन से संबंधित होती है। जैसे क्या कि प्रेस को मतलब फ्री प्रेस की मांग करी, फिर सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग करी, ये कहा कि विधानमंडल में भारतीय सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, और ये बात भी उठाई कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बट मैंने जैसे एक बात और कही कि वीकनेस ये रह गई थी कि ये सारे लीडर्स अभी भी बिलीव करते थे कि जन सामान्य की भागीदारी इतनी अहम नहीं है ना। तो ये हमको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए। और कुछ इनके योगदान क्या रहे, ये कि like one of the key contributions was that this set of people, the early moderate phase में जो टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हुई, इन्होंने इंडिया में मॉडर्न पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करी। और देखिए, इसका रीजन ये है कि जब आपको आपके यूरोपियन कॉलोनाइजर से डील करना है तो आप उसको पुराने देसी परंपराओं वाले तरीके से नहीं कर पाओगे। ये बात हमको बहुत समझनी जरूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत बार लगता है कि अरे ये तो एलीट थे, अरे ये तो ऐसे थे। पर आप खुद सोचिए, उस समय अंग्रेजों के मन में हमारे भारतीयों के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी। उनको लगता था कि अरे हम तो यूरोपियन हैं, और जैसे बोलते हैं ना कि हम तो वाइट हैं, और इस कारण से जैसे नस्लवाद जो होता है, जो रेसिज्म होता है, वो बहुत बढ़ चढ़ के उनके दिमाग पे था। यही लोग थे जो उनको दिखा रहे थे कि हम भी उतना पढ़ लिख सकते हैं, वी आर ऑल्सो एज इंटेलेक्चुअल एज एंड वी कुड बी एज सोफिस्टिकेटेड। तो यहां पर पॉलिटिक्स में उन्होंने जो आधुनिक राजनीति से परिचय कराया, ये एक इंपॉर्टेंट योगदान है। दूसरा, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये जो दादा भाई नौरोजी और अर्ली स्टेज में राजा राम मोहन रॉय ने जो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की हाइपोथेसिस दी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि उस समय तक लोगों को लगता था कि अरे सब ठीक चल रहा है, यहां ब्रिटिश लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर जब दादा भाई नौरोजी ने दिखाया कि न सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो हमारे यहां से धन भर भर के बाहर ले जा रहे हैं, अपने कंट्री में ले जा रहे हैं। हालांकि जैसे हम जानते हैं, उन्होंने सॉल्यूशन कुछ और ही दिया। उनका ऐसा मानना था कि अरे ब्रिटिश तो बहुत ईमानदार है, ये तो हमारे एंग्लो इंडियन जो ऑफिसर्स हैं यहां पर, ये लोग करप्ट हैं। तो उन्होंने इसको इस तरीके से देखा, जो कि क्लियरली गलत था, है ना। बट फिर भी ये जरूर क्लैरिफाई कर दिया कि बहुत सारा धन भारत से ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, इन अ वेरी क्या बोलते हैं, अंडर द कवर टाइप ऑफ वे। इनका लिमिटेशन, जैसे हमने कहा कि इनका विश्वास ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा था। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने तो ऐसे ही कहा था कि आप लोग उधर क्यों रहते हो, इधर ही आकर बस जाओ। सेम फॉर दादा भाई नौरोजी की अरे ब्रिटेन लाइक जो इंग्लिश है उनका तो स्टैंडर्ड काफी हाई है, ये तो हमारे यहाँ के करप्ट ऑफिशियल्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो हम अल्टीमेटली यही देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फेज था, उसका जो वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर क्रिटिसिज्म है कि यार ये लोग तो सिर्फ पेटिशंस, प्रेयर्स और 3-4 दिन पूरे साल में एक सभा करते हैं, फिर कुछ लेटर्स लिखते हैं और ये सब काम करते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम हमको ये
समझना चाहिए कि इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नेशनल कॉन्शियसनेस को जन्म दिया कि हमारा यहाँ पर भयंकर शोषण हो रहा है. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट पेव्ड द वे फॉर later movements, and for this movement becoming forming a larger social base. तो हमें इस बात को समझ के आज के एपिसोड में हम लोग विराम लेते हैं कि जो मॉडरेट फेस था उसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस थे, उसके कुछ योगदान थे, बट मोस्टली ये एलीट ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन था. एंड फ्रॉम हियर ऑन धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन मोर कॉमन मैन की तरफ बढ़ते जाएगा. सुनने के लिए धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.